तो आज आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ लिया चार्जेस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और थोड़ी बहुत क्वेश्चन किए थे कैसे चार्ज करते हैं, ये सब, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वो अलग हो गया। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। और थोड़ा तुमको पहले का भी पता होना चाहिए भाई, फोर्स का कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, नहीं पता तो थोड़ा बता दूंगा मैं, वेक्टर को कैसे ऐड करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या होगा कि ये क्या बोलता है कि कोई भी दो चार्जेज हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स होता है उन चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके स्क्वायर के। तो लिख लेते हैं, कूलम्स लॉ लिखना ये सब तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही करने तुमको। ठीक है, अभी देता हूँ क्वेश्चन। वैसे तो कुछ नहीं है, इसके वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, स्केलर फॉर्म भी पढ़ेंगे, और दूसरा ये होता है कि मीडियम में भी कुछ फोर्स लगता है, वही बताता हूँ कैसे चेंज होता है मीडियम अगर चेंज हो जाए तो। ये क्या बोलता है, स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to the product of the charges. ठीक है, and inversely proportional to the square distance between them. ठीक है, तो क्या कहना है, ये Q1 चार्ज है, ये दूसरा Q2 हो गया, इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, ये लो R। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो हो सकता है कि फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, डिपेंड करता है चार्जेस के साइन पे। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, सेम साइन होगा तो क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, और ऑपोजिट साइन तो अट्रैक्शन हो जाता है। तो जो भी फोर्स होता है, मान लो कि ये सेम साइन है, ठीक है, पॉजिटिव मान लो भी, तो ये फोर्स लगा इस पर, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगा, उसको बोलेंगे F21। सॉरी ये गलत हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू, हाँ। और सेम ऐसे ही ये इस पर फोर्स लगाएंगे, ये इस पर फोर्स लगाएगा, कितना होगा F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, नाम रखा हुआ और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F12 और F21 इक्वल, क्योंकि एक दूसरे पे जो फोर्स लगाती है इक्वल और ऑपोजिट होते हैं हमेशा। ठीक है, F12 F21 ये प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख लो, प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 और Q2 बोला ना उसने, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल है। और अरे तुमने वो पढ़ा ना ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में क्या होता है, वो जो फोर्स होता है वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, वैसे ही है, मास की जगह चार्ज आ गया, और नीचे क्या था R², तो वैसे ही इसमें आ जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो ये R² हो गया, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसको हम इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए, वो कांस्टेंट क्या होगा, K। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। ये K क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई,
ठीक है, के को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है बताता हूँ अभी, लेकिन के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है। बताओ उसकी यूनिट क्या होगी, के की यूनिट बताओ बताओ भाई। हाँ यूनिटलेस, यूनिटलेस क्यों भाई, बताओ तुम बताओ। के की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस होगी। नहीं, क्या होनी चाहिए, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। अरे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यार ये फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते क्या तुम, ये फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, और ये क्या कूलम, कूलम 2 कूलम, कूलम स्क्वायर। यूनिटलेस कहाँ से हो गया हैं। अरे यूनिट नहीं होती भाई इसकी, कांस्टेंट है तो यूनिट नहीं होगी, कांस्टेंट तो बहुत सारे होते हैं। ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, अरे तुमको यूनिट निकालनी हो ना तो फॉर्मूला पकड़ लो। तुम्हें लग रहा है कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी भी यूनिट होती है, लेकिन इसकी यूनिट तुमको पता नहीं है। लेकिन तुम के को कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लो ना, जो आसान फार्मूला है वहाँ से निकाल लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। हाँ ये के की वैल्यू होती है, याद रखनी है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ना, ये है इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में है फॉर्मूला फोर्स का, के Q1 Q2। अभी बता दो मीडियम में क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम हो गया। ये परमिटिविटी क्या होती है, इसको ऐसा समझो कि मान लो 2 मैग्नेट है, ठीक है, वो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगा कौन रहा है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लगाती है फोर्स, फील्ड लगाती है फील्ड। अब उसके बीच में ना कुछ रख दो तुम, लकड़ी वकड़ी कुछ रख दो, तो फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लकड़ी है उसने परमिट नहीं किया उतना जितना हवा ने किया था। तो हर एक मीडियम की कुछ परमिटिविटी होती है कि कितना परमिट कर रहा है वो अपने अंदर से पास होने के लिए किसी फील्ड को, ठीक है, वही चीज़। तो वैक्यूम फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम कितना परमिट करता है, इतना परमिट करता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसको याद कर लेना, के की वैल्यू। इसकी यूनिट बताओ एप्सिलॉन नॉट की, बताओ भाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ। रुक जा अरे रुक जाओ ना, हाँ बताओ। इसी का रेसिप्रोकल है ये, है ना, तो वो इसको यूनिट को भी रेसिप्रोकल कर दो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन, बस हो गया, ठीक है, ये हो गया काम। अब देखो अगर हमारा फोर्सेस किस में हो, अगर ये चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हो, ये तो वैक्यूम में, if the charges are in a medium, मीडियम का मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, पानी हो गया, मिट्टी में हो गई, कुछ और लकड़ी वगैरह कुछ हो गया, ठीक है, उसमें पड़े हुए चार्जेस, तो फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये मीडियम का कांस्टेंट, एमिसिविटी नहीं परमिटिविटी, लेकिन ये रिलेटिव है। इसकी यूनिट बताओ एप्सिलॉन आर की, बताओ भाई एप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होगी, बताओ तुम बताओ, हैं न्यूटन। ये भी फोर्स वो भी फोर्स, कट गया फोर्स, क्या बस कुछ नहीं, हाँ ये यूनिटलेस है। तो एप्सिलॉन आर का एक नाम है, उसको बोलते हैं
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ये, मतलब हर मीडियम का कुछ ना कुछ, जैसे वो रिलेटिव डेंसिटी सुनी है, हर मीडियम पानी की, अल्कोहल, ये वो सबकी कुछ ना कुछ रिलेटिव डेंसिटी होती है, वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी होती है। रिलेटिव है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इट इज़ यूनिटलेस। अब इसको फॉर्मूला रखो जरा इसमें, एफ मीडियम क्या हो जाएगा, एफ मीडियम क्या हो जाएगा बोलो, Q1 Q2 अपॉन, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला है, वैक्यूम वाला डाल दिया। अरे कहाँ गया ये, के की जगह पे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाला, ठीक है कि नहीं, ये वाले में, इस वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दिया, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था वैक्यूम में, उसी के नीचे एप्सिलॉन आर भी आ गया। ठीक है, हाँ कुछ नहीं है। अब ये जो चीज़ है ना एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको भी हम एक चीज़ बोलते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन क्या चीज़ है, एप्सिलॉन भी एक चीज़ है, परमिटिविटी किसकी, हाँ मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गई वो, ये तो ये रिलेटिव, एब्सोल्यूट 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 मतलब टोटल। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताओ, नहीं एप्सिलॉन की बताओ भाई, यूनिट बताओ एप्सिलॉन की, यही होगी क्या एप्सिलॉन नॉट वाली, क्योंकि एप्सिलॉन आर की तो कोई यूनिट नहीं है। बस ठीक है, लिख लो उसको। अरे साथ साथ में लिखते रहा करो ना, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तब लिख लो, अगर मैं तुमसे समझा रहा हूँ कुछ तब रुक जाओ, ऐसे करके। ठीक है, तुम कॉपी नहीं लाए क्या, इसके पीछे लिख लो ना कहीं, पेन लाना भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, फिर लिख लेना बाद में, इसको मैं भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम घर जाके लिखोगे उसमें टाइम बर्बाद करोगे, यहीं पे लिख लो, क्योंकि लिखते लिखते समझ में भी आ जाता है, याद भी हो जाता है। ठीक है, घर पे जाके लिख लो तो अच्छी बात है। हो गया, लिख लिया भाई, हाँ क्यों, ठीक है आ जाओ। अब देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या है, ठीक है, स्केलर फॉर्म समझ लो, वेक्टर की तो बातें नहीं की, वेक्टर में आ जाते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए वेक्टर की, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सिर्फ वेक्टर से ही कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर फॉर्म नहीं आएगी ना तुमको, तो तुम नहीं कर पाओगे उसको। तो वैसे कुछ नहीं है, मान लो Q1 ये हो गया Q2, ठीक है, इनके बीच में ये कुछ डिस्टेंस है, उसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिख लो तुम R12 वेक्टर, 1 से लेके 2 तक एक पोजीशन का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है,
उसको हमने R12 लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताना थी, देखो ये स्केलर फॉर्म है, इसमें ना Q1 Q2 साइन के साथ नहीं रखना, साइन के साथ नहीं रखना, ठीक है। तो इसमें ये लिख लो कि ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दो डंडे डाल दिए, समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड है ये, क्योंकि ये स्केलर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालिए, वैल्यू निकालने के लिए है, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे कि चार्ज क्या धक्का मार रहा है कि खींच रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, वैसे निकालेंगे। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सही है कि नहीं। हाँ, अब आ जाओ इसमें, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला सिंपल वही लगाओ, फोर्स मान लो हमें निकालना है 2 पे निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर, दूसरे पे निकालना है 1 की वजह से, फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन ये जो R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, क्योंकि ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, ठीक है, इस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये तो सिंपल डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है क्या, नहीं है, इसमें वेक्टर फॉर्म डालनी पड़ेगी। कैसे डालोगे, यूनिट वेक्टर लगाओगे साथ में यहाँ पे एक, कौन सा यूनिट वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, हाँ, R12 कैप, R12 कैप, बस हो गया, यही हो गया काम, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप क्या होता है बताओ, ए कैप फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, क्या होता है बताओ। हाँ ठीक है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे भी वही रख सकते हैं। तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉड, और यहाँ पर तो मॉड का स्क्वायर पहले से ही था, तो ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 R12 वेक्टर, और नीचे क्या है, R12 वेक्टर का क्यूब, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब तुम वेक्टर फॉर्म तुम्हें लगाना आना चाहिए। अब बताओ कि ये बताओ, F अगर ये निकालें, F12 वेक्टर क्या लिखेंगे, बोलो, बता दो, बताओ, F12 K Q1 Q2, हाँ बोलो, R कौन सा वेक्टर, 12 R21 है भैया। देखो इस पे फोर्स निकालना है ना, तो यहाँ इस पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ से वेक्टर जाएगा, ये उसको बोलेंगे R21, 2 से 1 2 से 1 वेक्टर, 2 से 1 पे जाएगा वेक्टर, वो वाला वेक्टर लेना है यहाँ पे, 2 से 1। कई बुक में ऐसे लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, या तो मतलब एक ही चीज़ फॉलो करो, ठीक है। जहाँ से जहाँ वेक्टर जाता है वहाँ से शुरू कर रहे हैं, जैसे 2 से 1 पे जा रहा है तो 2 से 1 लिख दिया, अपॉन R21 वेक्टर का क्या है ये, क्यूब, हाँ ठीक है। दोनों फोर्सेस कैसी होनी चाहिए बताओ, कैसी होनी चाहिए, ये वाली इक्वल, वेक्टर इक्वल है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे तुम देखोगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये होना चाहिए। दोनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, ये समझ में आया क्यों हुआ। देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, यार तुम्हें एक चीज पता है, ये दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर जस्ट ऑपोजिट है, तो अगर एक वेक्टर A है तो दूसरा वाला माइनस A हो जाएगा। तो ये जो R21 है वो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस R12 लिख सकते हैं, हाँ तो वही किया है। तो यहाँ पे हमने R21 को माइनस R12 लिख लिया, तो इसीलिए दोनों फोर्सेस कैसी हो गई,
ऐसे हो गई, ऐसे रिलेटेड, तो दोनों फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा? दोनों फोर्सेस का सम हो जाएगा 0। नेट फोर्स इज किस पे? नेट फोर्स 0, टोटल फोर्स 0। अरे टोटल फोर्स 0 क्या हुआ मतलब? हैं? क्या है टोटल फोर्स 0? क्या मतलब इसका? कौन? Q1 Q2 इक्विलिब्रियम में, दो चार्ज को छोड़ूंगा तो ऐसा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, भागेंगे नहीं सिस्टम पे। नेट फोर्स 0 है। किस पे? कौन सा? दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स 0 है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? यार ये कहाँ से आ रहा 0? नेट फोर्स 0 है। किस पे? पूरे दोनों को मिला मिला के को किस बोलते हैं? सिस्टम पे। हाँ सिस्टम का, सिस्टम से तुम क्या समझे? किस पे? किसी? नहीं नहीं, प्लस F21 टोटल फोर्स 0 है। किस पे 0 है? पूरे सिस्टम पे। ये पूरा सिस्टम ये जो है इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे लगेगा F21 और ये लग गया F12। सिस्टम से हम समझते हैं कि कुछ सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम का। अगर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए उनका कुछ मास होगा तो एक सेंटर होगा कहीं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बोलो? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे पढ़ा है ना तुमने ये सब? टोटल फोर्स 0 है। किस पे 0 है? सिस्टम पे। सिस्टम को हम सेंटर ऑफ मास से डिनोट करते हैं, तो इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उस पर फोर्स 0 होगा। भाई इंडिविजुअल चार्जेस पे 0 नहीं है, पूरे सिस्टम पे 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे 0 है। सेंटर ऑफ मास पे फोर्स 0, मतलब ऐसे लिख लो, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। ये भी 0 क्योंकि ये तो होता है मास इनटू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुई बोलो? कांस्टेंट हो गई। हाँ याद रखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया भाई, ठीक है, कांस्टेंट। तो जो पहले थी वही बाद में रहेगी। मान लो इनिशियली दो चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस माइनस। मान लो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, जो भी होगा, कुछ छोड़ दिया इनको, क्या होगा बताओ? हैं? हाँ ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगे, आते रहेंगे, क्या फिर क्या होगा? हैं? क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। कैसे? ज़्यादा पास आने से रिपल्शन हो जाता है? क्यों? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे नहीं भैया, पॉजिटिव चार्ज है ये, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मान लो दो स्फेयर हैं, एक पे पॉजिटिव नेगेटिव, आ जाएंगे पास, आते रहेंगे तो क्या होगा? कोलाइड करेंगे। कोलाइड कहाँ पे करेंगे बता सकते हो? क्यों? सेंटर ऑफ मास पे करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं हिलेगा? शुरू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। तो अभी भी तो 0 रहेगी, क्योंकि बाहर से कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा, सब कुछ फोर्स अंदर। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। जो वेलोसिटी पहले थी, पहले कितनी थी? 0, अभी भी 0 होगी। तो फिर इसका मतलब वेलोसिटी ही सेंटर ऑफ मास की 0 है, तो वो चलेगा ही नहीं, सेंटर ऑफ मास चलेगा ही नहीं अपनी जगह से, हिलेगा ही नहीं। तो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास था, मान लो यहाँ पर था, तो वहीं रहेगा वो, ठीक है, वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। तो यहीं पे वो टकरा जाएंगे, यहीं पे दोनों सेंटर ऑफ मास पे टकरा जाएंगे, ठीक है। हाँ चलो।
लिख लो, लिख लो, हो गया। कौन सा भेजा था यार? 28/1 कल ये नहीं एग्ज़ाम, कल शाम को। समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन करेंगे और ठीक है। हो गया, लिख लिया? हाँ लिख लो, साथ साथ में लिखते रहा करो ना। जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तब रुक जाओ, जब मैं लिख रहा हूँ कुछ तुम भी लिख लेना। ठीक है, अब आ जाओ इधर। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? ये कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, तुम पहले भी पढ़ा होगा। ये क्या बोलता है कि मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, दो नहीं है, 4-5 चार्जेस रखे हुए हैं आसपास, Q1 Q2 Q3 मान लो इधर है, Q4, बहुत सारे चार्जेस। एक पे फोर्स निकालना है, एक पे फोर्स निकालना है, तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई ये कितना लगाएगा फोर्स, ये कुछ लगाएगा, ये कुछ लगाएगा, और ये तीनों कुछ ना कुछ लगाएंगे, उन सब का वेक्टर सम कर दो। ठीक है, ये तो पढ़ रखा है ना हमने, तो कुछ भी नहीं है, ये लिख लेते हैं। इट स्टेट्स नेट फोर्स on a charge is the vector sum of all the forces due to other charges taken इंडिविजुअली। मतलब हर एक चार्ज की वजह से फोर्स निकालते रहो, एक एक करके, और उन सबको वेक्टर सम कर दो, नेट फोर्स आ जाएगा। तो इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लो कि ये इस पे फोर्स लगाएगा, मान लो ये धक्का मारेगा ऐसे, ये इसको क्या करेगा, ये भी मान लो धक्का मारेगा या खींचेगा, मान लो ऐसे। एक हो गया F4(1), ये हो गया F4(2), और ये भी मान लो खींच रहा है अपनी तरफ, F4(3). इन तीनों का वेक्टर सम ले लो तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स विल बी F4(1) नेट फोर्स ऑन 4, ठीक है, 4(1) वेक्टर प्लस F4(2) प्लस F4(3). अब कर लोगे क्यों?
वेक्टर सम करना है और कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल। अब तो क्वेश्चन करने हैं। क्यों? अच्छा एक चीज़ और है, ये बताया था मैंने तुमको, कहाँ गया वो, ये नहीं ये गया, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। इसमें इन फॉर्मूले में एक बात याद रखनी है, ये Q1 Q2 साइन के ये मॉडर्न ही है, इनकी जो भी साइन होगा वो डालना है, ठीक है, साइन के साथ डालना है। पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन। अगर तुम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो, अगर वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो तो साइन के साथ डालना है। बाकी वो जो था ये तो मॉड है, इसमें तो वैल्यू निकालनी और डायरेक्शन हम उससे देखेंगे प्लस माइनस क्या है, रिपेल कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। चलो ये लो, यहाँ पे एक चार्ज है Q, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, साइड A ले लो, A ठीक है, और ABC ले लो, इसको कुछ, ये A है, B C, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, इस A पे फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन A। A पे जो चार्ज रखा है निकाल सकते हो, क्यों? करो, दोनों फोर्स, दो इस देखो, इस पे कौन लगाएगा फोर्स? ये लगाएगा, ये लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो दोनों फोर्स निकालो, कितना लगाएंगे, ये अलग अलग निकालो और उनको वेक्टर की तरह जोड़ दो। ये तो आता है ना, दो फोर्सेस को जोड़ना। निकालो, करो, कर दो जल्दी। डायरेक्शन निकालनी भी आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा ना फॉर्मूले से, डायरेक्शन निकालनी। करो, कर दो, कर दो। इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं यार, इसको बड़ा डायग्राम बना, बड़ा बनाओ। ABC, A पे फोर्स निकालना है। इक्विलेटरल, तो क्या करोगे, पहले A पे ये लगाएगा, B वाला कितना लगाएगा, हाँ कितना लगाएगा, तो फोर्स वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे तो नॉर्मल वाली स्केलर फॉर्म यूज़ कर लो। चलो, फोर्स ऑन B, A ड्यू टू B के, हाँ Q इंटू Q स्क्वायर हो गया अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसकी डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी तुमको, डायरेक्शन ये वाला इसको धक्का मारेगा, सेम साइन है, धक्का मारेगा तो कैसे, ऐसे, ये इसको कुछ नाम दे दो ना, FAB, वैसे कुछ भी डाल दो, चलो FAB, ठीक है। अब ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू C के, माइनस नहीं रखना क्योंकि स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, 2Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। डायरेक्शन तो हम वैसे दे देंगे, ये खींच रहा है, क्या कर रही है, उसको खींचेगा तो ऐसे लगाएगा अपनी तरफ फोर्स, FAC, ये आ गया।
इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पूरे को x ले लो या f ले लो, छोटा कर दो ना इसको f ले लो, ये क्या हो जाएगा 2f, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि अब तुम पैरेललोग्राम लो लगाओगे इतना बड़ा बड़ा लिखोगे, इससे अच्छा तो तुम इसको f ले लो तो 2f हो। तो इसको भी मैं यहाँ पे f ले लेता हूँ यार, ये हो गया f, ये हो गया 2f, ओके ठीक है। अब क्या करें, रिजल्टेंट निकाल लो उसका, ठीक है। वो इनके बीच में एंगल कितने हैं, 120 है, तो पैरेललोग्राम लगा के आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। लेकिन वो डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसे मत क्या करो, जो तुम लगा रहे हो ना पैरेललोग्राम लो, वो मत करो, पैरेललोग्राम लो मत लगाओ, ये सब मत लगाओ, मैं बताता हूँ कैसे करो। क्योंकि ये जो मतलब जिससे हम करने वाले कंपोनेंट वाला तरीका है, इधर तुम्हें 3 फोर्स दे रखे हो 4 दे रखे हो, तो तुम पैरेललोग्राम लो में फंस जाओगे, 2 से निकालोगे, तीसरे में क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या करो, इसके कंपोनेंट निकालो। ये फोर्स लग रहा है, कंपोनेंट पता है ना, कंपोनेंट क्यों, कंपोनेंट पता है वेक्टर के, कॉस थीटा साइन थीटा, वो चीज़। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ये एंगल कितना है बताओ, 60 हो गया, क्योंकि ये भी 60 है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर आएगा कितना, जल्दी बोलो क्या आएगा इधर, अरे f cos 60, और इधर आ जाएगा, ये तो पता है ना कैसे आता है कंपोनेंट, f sin 60, और सेम ये रहा 2f, इसके भी कंपोनेंट कर दो, करो जरा, ये कितना एंगल है, ये भी 60 हो गया, क्योंकि ये 60 है, 60, तो इधर लग जाएगा कितना, बताओ कितना होगा, हाँ 2f cos 60, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा बताओ, हाँ नीचे आ जाएगा 2f sin 60, हो गया ठीक है। इसको तुम ना, ये जो तुमने बनाया ना कंपोनेंट, इसको अलग से बना लो, तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे ही इसी में हो जाएगा वो। इधर कितना लग गया, f cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये f/2 हो गया, f/2, और ये वाला 2f/2, f हो गया, अरे cos 60 है ना, 1/2 होता है, 2 कट जाएगा, f आ गया, f आ गया ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला sin 60 √3/2 होता है, तो f √3/2, और नीचे वाला 2f √3/2, 2 कट जाएगा, 2 तो बचा क्या √3f, f √3 जो भी है, 2 से 2 कट गया, ठीक। ये बहुत सिंपल फॉर्म बन गई। अब तुम्हें हॉरिजॉन्टल में टोटल फोर्स कितना है, f/2, और f टोटल कितना हुआ, कितना हो गया, 3f/2 हो गया, ये लो 3f/2, और वर्टिकल में कौन सा फोर्स बड़ा है, ये वाला, तो ये नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला कम है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऑपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे, ऐसा ही होता है, ऑपोजिट वाले फोर्स नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो ये माइनस करो जाएगा, कितना आएगा, f √3/2 आएगा, f √3 माइनस f √3/2, तो f √3/2 नीचे आ गया, नीचे f √3/2। भाई तुमने क्या किया, ये इसको पूरे को 2 फोर्स में तुमने चेंज कर दिया, इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 हो गया। अब तुम लगाओ पैरेललोग्राम लो, आ जाएगा नेट फोर्स, ठीक है कि नहीं, बस। तो नेट फोर्स निकालो जरा, नेट फोर्स ऑन ए, रूट एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, वो सब करके एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 f²/4 प्लस इसका स्क्वायर 3 f²/4, सही है कि नहीं, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 2 AB cos थीटा 2 इंटू, अरे 2 इंटू कितना हो गया, 3f/2 इंटू √3 f/2, ऐसे करके
कॉस कितना, कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो गया, ये लो जीरो हो गया, जीरो हो गया, हट गया, बचा ये कितना आ जाएगा, रूट 12f² मतलब 4 कट जाएगा, इससे 3 आ जाएगा, तो f² से एक बाहर आ जाएगा, √3f हो जाएगा। ठीक है, √3f हो गया, और f की वैल्यू ये थी, क्यों निकल गया, √3k² अपॉन कितना, a², f की वैल्यू डाल दी जो हमने ली थी पहले। तो देखो यहाँ पे हमने f लेके थोड़ा आसान कर दिया, छोटे में हो गया जल्दी, ये आ गया नेट फोर्स। अब बची डायरेक्शन, नेट फोर्स इनके बीच में आएगा कहीं, ये FA जो लिया था हमने, कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से ले लो, थीटा बना रहा है, थीटा यहाँ पे तो लिया था, हाँ ठीक है, थीटा कैसे निकालेंगे बता दो, थीटा कैसे निकलेगा, हैं बता जल्दी बताओ, हाँ तो क्या लिखें बताओ, लगा दो जो लगाना है बताओ। sin 90, FA cos theta को 3f/2 नहीं हो सकते अपवर्ड एंड तो थीटा आगे वैल्यू, अरे वो नहीं पढ़ा था हमने, tan थीटा यार, tan थीटा इज इक्वल टू, तुम ये देखो ये जो वेक्टर है ना, इसको उठा के भी यहाँ रख सकते हो, ये वाला वेक्टर उठा के रख दो है ना, ये तो 11th में पढ़ते हैं, ये उठा के रख दो यहाँ, f√3/2, ये वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ट्राइंगल देखो, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही पढ़ते हैं, ये वही चीज़ है यार, 11th में पढ़ी है, f√3/2 अपॉन कितना, बोलो बोलो, बेस कितना है, ये f कट गया, 2 भी कट गया, √3/3, √3/3 कितना हुआ, 1/√3, अरे √3/3, tan थीटा 1/√3, थीटा कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री पे है वो जो फोर्स है लग रहा है, नेट फोर्स, तो तुम्हें ये भी आना चाहिए, डायरेक्शन निकालना, ठीक है, हाँ लिख लो, कितने आ रहे हैं, 67, हो गया, एक और देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, एक और देता हूँ, लिख लो लिख लो, पिछली 2 क्लास में हमने कुछ खास नहीं पढ़ा था, थ्योरी वाइज थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा, अब आगे ऐसे ही चलता रहेगा मामला, तो छोड़ना मत कुछ, हो गया, लिख लिया, क्यों, चलो एक और करो, चलो क्यों,
ये करो, ये करो, ये करो। इसमें भी फोर्स निकालना है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, चलो माइनस क्यू रखा है, या प्लस ही ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। एक यहाँ पे ही रखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा चार्ज, ये सेंट्रोइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेंट्रोइड पे फोर्स निकालना है। सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कर दो जल्दी, जल्दी कर दो यार, बहुत छोटी सी चीज़ है, निकाल दो आंसर। सेंट्रोइड पे चार्ज रखा हुआ है, उस पे फोर्स निकालना है। फाइंड फोर्स ऑन placed at, find force on cube placed at centroid निकाल दो जल्दी, जल्दी निकालो। हैं? कैसे निकाला तुमने? कैंसिल कर दिया? ऐसे कैसे कर दिया कैंसिल? ये इसको धक्का मारेगा, खींचे धक्का मारेगा इधर, ये भी धक्का मार देगा, दोनों इधर ऐसे धक्का मार रहे हैं, वो भी धक्का मारेगा, तुम्हें कैसे पता बराबर धक्का मारेगा? अबे ऐसे करते हैं क्या? ऐसे मत करो। आ रहा है, कुछ हो रहा है? अरे हो रहा है कुछ, देखो वैसे ही करो जैसे पहले किया था। इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा, ये तीनों लगाएंगे ना, तो तुम्हें डिस्टेंस का पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वो वर्टेक्स से कितना दूर होता है, ये पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ, निकाल लो इसको ऐसे। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब बराबर होते हैं, इक्विलेटरल है ना। तो यहाँ से ये जो लाइन आ रही है ना, इसको आगे बढ़ा दो, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब
ये वाला डिस्टेंस कितना, ये आधा है, ये आधा है पूरे का, ये कितना है, ये पूरा ए दे रखा है तो a/2 हो गया। ये एंगल पूरा कितना 60, तो ये होता 30, बाइसेक्टर भी होता है 30 डिग्री हो गया। तो इस ट्राइंगल को देखो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के तुम ये नहीं निकाल सकते क्या ये, तो ये सब निकल जाएंगे। लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, क्या लगाओगे? हाँ ये निकालना है, बता दो हैं। कॉस थीटा, हाँ लगा लो, कॉस थीटा से आ जाएगा डिस्टेंस। क्या हो रहा है भाई, ये निकाली नहीं कभी क्या? नहीं हो गया, निकाल सकते हो यार एक, क्या a√2 कौन सा, यहाँ से यहाँ तक, ये कैसे निकाला? तुमने निकाला ही नहीं कभी यार। ये देखो ऐसे बना सकते हैं ट्रायंगल, सेंट्रोइड से ये जितने भी डिस्टेंस है ना वर्टेक्स सब बराबर है, और यहाँ से तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसको डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये a/2 हो गया। ये कितना एंगल हो जाएगा? 30, क्योंकि ये बाइसेक्टर हो गया एंगल का, 60 है तो आधा आधा। अब तुम इसमें लगाओ, ये मान लो r है, cos 30 a/2 अपॉन r, सही है कि नहीं, बेस अपॉन, तो यहाँ से r निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा ये √3/2 इज इक्वल टू a/2r, 2 कट गया तो r की वैल्यू आ गई a/√3। ये है डिस्टेंस। अब तो कर लोगे, कर दो जल्दी। अब तो फोर्स निकाल के वो वेक्टर सम करना है जो पहले किया था यार, ये तो 10th में करते हैं। ये पता होना चाहिए, तो हमने कर रखा है, पहले भी कर रखा है, 11th में किया था, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, क्योंकि सिमेट्री है तो हो रहा कुछ, फोर्स निकालने, निकालो। देखो यार, इसको अलग से बना दो। इसको ऐसे लिख लो, A B C D।
ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, ऐसे ले लो यार इसको, चाहिए ये इस पे फोर्स लगाएगा, उधर धक्का मारेगा, ये भी इस पे धक्का मारेगा। फोर्स तो देखो ये जितना लगाएगा उतना ही लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सब कुछ सेम ही है, बस डायरेक्शन अलग है। तो इसका मैंने एफ ले लिया, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो एफ लगा रहा है, तो ये जो उस पे लगाएगा वो भी एफ होगा, बस उधर को लगाएगा। ठीक है, दो फोर्स तो आ गए। और ऊपर वाला 2F लगाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, चार्ज डबल है। तो ये इस पे देखो ना, ये कितना होगा, KQ² अपॉन R²। सही है, वो भी तो उतना ही होगा, KQ² अपॉन R²। ये वाला उस पर लगाएगा, क्योंकि ये भी आ रही है Q² अपॉन R²। और ये कितना लगाएगा इस पर, 2Q वाला, KQ² अपॉन 2Q² अपॉन R², KQ1 Q2/R²। ठीक है, तो ये कितना है 2F। तो ये FF लग रहा है, ये 2F लग रहा है, इसको ऐसे बना लो F F, और नीचे 2F। ठीक है, इनका नेट निकालना है तुमको यार, इसमें एंगल वगैरह निकाल लो ना। देखो कितना है, ये कितना एंगल है 30, तो यहां से एक लाइन बना दो, ये कितना हुआ 30 हो गया। तो ये लो, ये 30 हो गया, ये भी 30, और ये तो नीचे लग रहा है। कंपोनेंट बना लो F, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, F cos 30, और ऊपर sin 30, और इसके इधर लग जाएगा F cos 30, और ऊपर लग जाएगा F sin 30। ठीक है, तो अब बस हो गया यार, कर लो। F cos 30 आगे पीछे ऐसे लग रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे ना, ये कट गए। अब बचा ऊपर और नीचे वाला। ऊपर वाला F sin 30 कितना होता है 1/2, तो F/2 लग रहा है ऊपर, और एक और F/2 ऊपर लग रहा है, ऐसे दो, और नीचे लग रहा है 2F। तो ये आ गया, ऊपर कितना लग रहा है F, नीचे 2F, तो नेट कितना आ गया F आ गया। नेट फोर्स ऑन D F, और F की वैल्यू क्या थी, ये थी KQ² अपॉन R²। ठीक है भाई, अरे निकला किसी का, हो रहा था, हो गया था, ठीक है, हो गया था क्वेश्चन, लिख लो। तो ऐसे यार, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कंपोनेंट आने चाहिए। और वेक्टर फॉर्म तो यूज़ ही नहीं कर रहे, वेक्टर को कैसे ऐड करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं। क्यों, इनके बीच में मान लो R है, ठीक है, R डिस्टेंस। तो सेंटर पे एक रखा हुआ है कोई चार्ज, बड़ा क्यों रखा हुआ है। ठीक है, इस पे फोर्स बता दो, नेट फोर्स। हाँ बिल्कुल बीच में रखा है, सेंटर पे रखा है R/2। फाइंड नेट फोर्स ऑन, ये तो हो जाएगा यार, तो बहुत सा। फोर क्यू और क्यू, ठीक है, कहाँ भागे गए, किधर को जाएगा, बड़ा वाला है।
हाँ, बड़ा वाला चार्ज किधर भागेगा? कहीं जाएगा? ये ऐसे समझ लो, जो छोटा चार्ज, कोने वाले चार्ज है ना, वो रुके हुए हैं, फिक्स है, फिक्स फिक्स। ये भी फिक्स्ड, मतलब फिक्स मतलब मान लो कहीं पे चिपका दिया है ना, ये भी फिक्स्ड है। और ये हिल सकता है, ये कहीं जा सकता है, ये फ्री है, इसको फ्री बोल दो। कहाँ जाएगा ये? इधर। क्यों? इधर जाएगा? क्यों क्यों? फोर्स छोटे वाले की साइड क्यों? अरे भैया, ये उस पर धक्का नहीं मारेगा क्या? धक्का मारेगा, खींचेगा? अभी तो साइन कुछ है ही नहीं, सब प्लस ही है। हाँ, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। ठीक है कि नहीं? इधर भागेगा, कितना फोर्स लगेगा? नेट फोर्स निकल जाएगा, तो निकल ही जाएगा नेट फोर्स, तो छोटी सी बात है। इधर जाएगा, कितना हो गया? ये कितना लगाएगा और वो कितना लगाएगा? दोनों ऑपोजिट लगाएंगे, माइनस कर देंगे। के 4Q अपॉन R/2 का स्क्वायर, यही है। और माइनस, क्योंकि ऑपोजिट है ना, के छोटा Q बड़ा Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? जल्दी कर लो। 4 ऊपर चला जाएगा, 16 12। क्यों? ये ठीक है, ये आ गया, ये आ गया ना। किधर जाएगा वो? इधर को जाएगा। फिर बताओ क्या होगा? इधर को जाएगा, फिर क्या होगा? वापस इधर आ जाएगा। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बोलो इधर जा रहा है, फिर क्या होगा? नहीं, ये बताओ ना पहले, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, कब तक जाता रहेगा भाई? हाँ, फिर वो इधर आएगा, ऐसे ही वो करता रहेगा। तो ठीक है, मान लो कि कोई फ्रिक्शन वगैरह है हवा का, तो वो कहीं रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा? बता दो। अच्छा, जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे सोचो क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों? बस, तो बता दो कहाँ रुकेगा, बता दो जल्दी। किन दोनों के? अच्छा, मास तो पता ही नहीं ना, मास का नहीं पता। अरे फोर्स देखो ना, जहाँ पे वो रुकेगा ना वहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो जितना वो लगाएगा उतना ये लगाएगा फोर्स। दोनों बराबर होने चाहिए और ऑपोजिट होने चाहिए। कर दो, दोनों फोर्स निकालो। मान लो कहीं पे रुक गया, पता नहीं कहाँ रुकेगा, उसको x ले लो, इसको ऐसे ले लो, Q 4Q, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर रुक गया यार, ठीक है, बड़ा Q, और ये हो गया x, और ये कितना हो गया? R-x। अब बताओ कि ये मान लो वो रुका हुआ है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। तो इसका फोर्स इस पे जो लग रहा हो, और वो जो लगाएगा इस पे फोर्स, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। कर दो जल्दी, निकाल दो, x निकाल दो यार, क्या आएगा बताओ? x निकाल दो, कितना? 2r। हाँ, r के टर्म्स में निकाल, r के टर्म्स में निकाल दो। ये इसका फोर्स कितना होगा? फॉर इक्विलिब्रियम अरे नेट फोर्स F net on Q is 0। नेट फोर्स ऑन Q इज 0। तो ये क्या लगाएगा फोर्स? फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4Q। तो ये होगा K छोटा Q बड़ा Q अपॉन, ये तो हमें पता ही है कि ऑपोजिट मारेगा, ऐसे ऐसे धक्का मारेगा,
ये इस पर ऐसे धक्का मारेगा, वो उसको ऐसे धक्का मार रहा है, दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऑपोजिट तो है ही, अगर बराबर हो गए तो कैंसिल। दोनों फोर्स निकालो, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, क्या है वो 4q बड़ा क्यू अपॉन अरे r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये कर लो सॉल्व यार, के क्यू सब कट गया, क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ज़्यादा अच्छा है। 1 अपॉन एक्स 2 अपॉन आर माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो r इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू, अरे r/3 है ये, r/2 क्यों निकाल रहे थे तुम, r/3 आ रहा है, आया समझ में? हुआ किसी का? हो गया? तो कहाँ पे रुकेगा बड़ा वाला चार्ज? r/3 पे। आगे समझ में है? बोलो। हाँ ठीक है, चलो घर के लिए देता हूँ तुमको एक, ठीक है। ठीक है, Q माइनस 4Q, दो चार्जेस रखे हुए हैं, फाइंड, ये भी वही मान लो दोनों फिक्स हैं, तीसरे चार्ज को कहीं पर रखना है जिससे उस पर नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम। फाइंड द लोकेशन, लोकेशन मतलब वही पॉइंट निकालना है ना, लोकेशन ऑफ पॉइंट where a third charge remains in equilibrium. तुम्हें निकालना है तीसरा चार्ज, मान लो कुछ थर्ड चार्ज क्यू ले लो, कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। हाँ चलो, बहुत है।